आज हम रिफाम्पिन या रिफाम्पिसिन को डिस्कस करेंगे। दोनों एक ही ड्रग के नाम हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसका नाम होता है अमाइकोलाटॉप्सिस। अमाइकोलाटॉप्सिस रिफामाइसिनिका। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें से एक एंटीबायोटिक जो है वो प्रोड्यूस होती है, जिसका नाम होता है रिफामाइसिन। ये जो एंटीबायोटिक होती है, इसका एक सेमी सिंथेटिक जो होता है डेरिवेटिव होता है। सेमी सिंथेटिक का क्या मतलब होता है कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस की होती है। वो प्योरली सिंथेटिक तो नहीं होता, प्योरली लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर्ड नहीं होता, लेकिन उसमें नेचुरली होता है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत फंक्शनल ग्रुप की चेंजेस करके उसको सेमी सिंथेटिक बनाया गया होता है। रिफाम्पिसिन का जो सेमी सिंथेटिक प्रोडक्ट होता है, उसका नाम होता है ये रिफाम्पिन या रिफाम्पिसिन। ये रिफामाइसिन जो है, ये एक एंटीबायोटिक है, उससे ये ड्राइव किया जाता है प्रोडक्ट। ये तो हमने इसके सोर्स की बात कर ली। अब आगे हम बात करते हैं कि रिफाम्पिन के किस किस के अगेंस्ट एक्टिव होता है। तो ये किन किन ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट एक्टिव होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के अगेंस्ट होता है। पॉजिटिव में जिस तरह स्टेफेलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस आ जाते हैं और स्पीशीज़ उनकी, और नेगेटिव में जो है वो हीमोफिलस, माइकोबैक्टीरियम या फिर कैलामाइडिया, निजेरिया, ये इनकी स्पीशीज़ आ जाती हैं। और पॉजिटिव में जो है वो हमें पता है स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफेलोकोकस स्पीशीज़ आ जाती हैं। तो ये इनके अगेंस्ट एक्टिव होता है, यानी इनके अगेंस्ट इसका एक्शन अच्छा होता है। इसके बाद अगर हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात करें, मैकेनिज़्म इसका कुछ इस तरह है कि जो बैक्टीरिया के अंदर आरएनए पॉलीमरेज होता है। अब आरएनए पॉलीमरेज का हमें पता है क्या फ़ंक्शन होता है। इसका फंक्शन होता है कि ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में हेल्प आउट कर रहा होता है बैक्टीरिया को। अब वो किस तरीके से करता है कि जब ये आरएनए पॉलीमरेज जाता है डीएनए के पास, उधर जाके उसकी इस तरीके से, अगर ये आपको डीएनए का मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो यहाँ पे अगर ये आरएनए पॉलीमरेज आता है तो यहाँ पे ये एक्शन शो कर रहा है। तो ये देखें अनवाइंड कर रहा है उसको, और आगे से ये इस तरह ही चल रहा है। तो यानी ये जो अनवाइंडिंग का प्रोसेस हो रहा है, ये आरएनए पॉलीमरेज के अंदर हो रहा है। यानी ये देखें, ये जगह जो है ये अनवाइंडिंग हो रही है। यहाँ पे सारी बेसेस जॉइन थी, लेकिन यहाँ पे सेपरेट हो गई हैं। अब इस सेपरेशन कर कौन रहा है? ये सेपरेशन कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज। और ये आरएनए पॉलीमरेज जो है, ये डीएनए में से डीएनए के टेम्पलेट्स को खोलता है, और यहाँ पे जो है एक और जो है एमआरएनए उसका टेम्पलेट बनाता है। ये एमआरएनए जो होता है, ये यहाँ पे जो अनबाउंड फॉर्म में जो डीएनए होता है उसके अगेंस्ट वो यहाँ पे अपनी बेसिस लगाता है, और वो आरएनए पॉलीमरेज के अंडर हो रहा होता है। तो ये काम जो होता है ये स्टॉप कर देती है। कौन? रिफाम्पिन। रिफाम्पिन किस तरीके से ये इसको ब्लॉक करती है? ये इस तरीके से करती है कि ये जो इसके जो आरएनए पॉलीमरेज है, इसके डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं। तो जो सब यूनिट्स होते हैं उसमें से अल्फ़ा, बीटा और भी ओमेगा और इस तरह और डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं। तो ये क्या करता है कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज का जो बीटा सब यूनिट होता है, ये रिफाम्पिन उस पर जाके एक्ट करती है, और उस पर जाके ये एक्ट करती है, उस पर बाइंड कर जाती है। और बाइंड करने के बाद क्या करती है कि जो एमआरएनए की जो सिंथेसिस हो रही थी यहाँ पे, उसको स्टॉप कर देगी। जब एमआरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी तो हमें नॉर्मली पता है कि एमआरएनए आगे चल के क्या कर रहा होता है, ये आगे चल के प्रोटीन बना रहा होता है। किस प्रोसेस के थ्रू? ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू।
जब यहाँ पे आरएनए ही नहीं बनेगा तो आगे चल के प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि mRNA ने ही जाके आगे राइबोसोम पे एक्ट करना होता है। राइबोसोम पे आगे जाके उसने tRNA के साथ बाइंड करके उसने मुख्तलिफ जो है अमाइनो एसिड कलेक्ट करने होते हैं और उस तरीके से उसने प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी होती है। लेकिन जब mRNA ही नहीं बनेगा तो आगे प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होगी। और ज़ाहिर बात है प्रोटीन सिंथेसिस का इतना मेन रोल होता है, मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो प्रोटीन की बनी होती है। जिस तरह आपकी सेलुलर स्ट्रक्चर्स में बात करें, जिस तरह चैनल्स होते हैं वो प्रोटीन के मेडअप होते हैं, इसी तरह एंजाइम्स होते हैं, इसी तरीके से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बहुत सारे आपके नॉर्मल फंक्शन में, सेलुलर फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो आगे सेल ऑटोमेटिकली उसकी किलिंग हो जाएगी। तो ये प्रोसेस है रिफाम्पिन का कि पहले उसने बीटा सब यूनिट के साथ जाके एक्शन अपने बाइंड कर जाएगी और वहाँ पे जब ये आरएनए की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। आरएनए की सिंथेसिस किस तरह नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें पता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है इसी ने अनबाइंड करना है डीएनए को और इसी ने आगे चल के जो है ना आरएनए की सिंथेसिस करवानी है। और आरएनए की हमें पता है आगे क्या उसका काम है और इस तरीके से इसका किलिंग हो जाएगी। और फिर रिफाम्पिन का जो हमारे पास ये एक्शन आएगा उसको हम कहेंगे बैक्टीरिसाइडल एक्शन। तो इसका एक्शन जो है वो बैक्टीरिसाइडल है। फॉर माइकोबैक्टीरियम, क्योंकि ये जो रिफाम्पिन है ये हम टीबी के लिए यूज़ करते हैं और टीबी हमें पता है कि टीबी जो है उसका पॉजिटिव एजेंट जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम से जो हम कंबाइन थेरेपी दे रहे होते हैं जो टीबी के लिए होता है, जिसमें मोस्टली 4 ड्रग्स होती हैं, जिसमें आइसोनियाजिड और रिफाम्पिन, इसके अलावा इथम्ब्यूटोल और चौथी जो होती है वो पायराजीनामाइड। ये 4 ड्रग्स जो होती हैं मेजरली टीबी के जो यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट जो थेरेपी हम कर रहे होते हैं उसमें ये 4 ड्रग्स यूज़ कर रहे थे, क्योंकि टीबी जो है वो बहुत एक ढीठ किस्म की बीमारी है और बहुत इसमें माइकोबैक्टीरियम जो है बहुत रेजिस्टेंस शो कर सकता है अपनी। तो इसका हम एक ड्रग देंगे तो उसके अगेंस्ट वो इजीली रेजिस्टेंस डेवलप कर सकता है। जहाँ भी हमें रेजिस्टेंस का मसला होता है उधर हम हमेशा कंबाइन थेरेपी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी इसीलिए हम ये 4 जो है ड्रग्स इनको मिला के एक कंबाइन थेरेपी करते हैं। तो ये जो आइसोनियाजिड जो है वो एक बेसिक ड्रग है जो हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो रिफाम्पिन सेकेंड ड्रग है जो अब हम कर रहे हैं और इसीलिए जो मैंने आपको बताया ये सारा मैकेनिज़्म जो है ये उसके अंदर हो रहा होता है माइकोबैक्टीरियम के अंदर। और एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये कि आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी कह रहे होते हैं। वो इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि ये जो है इसका क्या काम है कि इसने डीएनए से टेम्पलेट बनाना होता है आरएनए का, ठीक है, इसलिए इसे आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। तो एक और तो हम ये सोच रहे होंगे कि ये सारे डीएनए से ही आरएनए बना होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक और भी आरएनए पॉलीमरेज की टाइप होती है जो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, जिसमें क्या होता है कि वो आरएनए को ही रेप्लिकेट कर रहा होता है आरएनए से। वो किस में होगा, वो ऑब्वियसली हमें पता है कि जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लिक एसिड जो होगा वो आरएनए होगा, डीएनए नहीं होगा, तो वहाँ पे वो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा और उस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा होगा। फार्माकोकाइनेटिक्स में बात करें तो ये जो है ड्रग है रिफाम्पिन या रिफाम्पिसिन, ये ऑरली बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती है। इसके बाद अब्जॉर्ब होने के बाद टिश्यू और बॉडी फ्लूइड्स में बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और CNS भी इंक्लूड होता है इन टिश्यूज़ में, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये इजीली क्रॉस कर सकती है। तो इसके बाद ये होता है कि इसकी मेटाबॉलिज्म की बारी आती है। ये तो इसकी एब्जॉर्प्शन होगी, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो मेटाबॉलिज्म में ये है कि ये लिवर से मेटाबोलाइज होती है, पार्शली होती है, कम्प्लीटली नहीं होती। एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो ये फ्री फॉर्म में भी एक्सक्रीट होती है, प्लस मेटाबोलाइट भी इसके एक्सक्रीट होते हैं। उसके बाद ये कि इस ऑरेंज कलर में ये डिस्चार्ज होती है, एलिमिनेट होती है, और ये एलिमिनेट बोथ फेसेस और यूरिन में। तो पार्टली यूरिन में और फीसिस में मेनली, इसलिए फीसिस में ज़्यादा हो रही है क्योंकि ये जो है ये एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन जो है उसमें जाती है।
अब ये जो ऑरेंज कलर का बताने का क्या मकसद है कि कलर से हमें क्या फ़र्क पड़ा। ऑरेंज कलर से ये फ़र्क पड़ा है कि समटाइम ये होता है कि अगर आप पेशेंट को ये बात ना बताएं कि उसके साथ ये होगा तो वो पैनिक हो जाता है और पेशेंट को लगता है कि पता नहीं ये क्या हो गया है मसला मेरे साथ। तो ये है कि ऑरेंज कलर का जब यूरिन या फेसेस में उसको फील होगा तो वो ऑब्वियसली हो जाएगा कि इस ड्रग की वजह से मुझे कोई एडवर्स इफेक्ट आ रहा है या कोई। लेकिन ये जो ऑरेंज कलर है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसको, उसकी कोई हेल्थ पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आ रहा है। ये जस्ट एक साइड इफ़ेक्ट है, कोई एडवर्स इसमें कोई चीज़ नहीं होती। तो ये पेशेंट को बता देना चाहिए कि आपके साथ ये होगा ताकि वो उसको पता हो। तो क्लिनिकल यूसेज में जो है रिफाम्पिन की हमारे पास 600 mg पर डे के लिहाज से हम देते हैं, यानी कि ये अगर केजी के लिहाज से बात करें तो ये बन जाती है 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे। तो अडल्ट में अगर आप देखें तो ये 600 mg बन जाती है तकरीबन, ठीक है। ये ऑरली दे देते हैं इसको, इजीली ये एब्जॉर्ब हो जाती है, जिस तरह हमने पहले बात की है। तो इसके बाद के जिस तरह के मैंने पहले आपको बताया कि टीबी जो है उसमें हम कंबाइंड थेरेपी देते हैं हमेशा। तो ज़ाहिर बात है ये जो ड्रग है इसको भी हम इन ड्रग्स के साथ ही देंगे। किस केस में बात कर रहे हैं, ये हम एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस की बात करें। ट्यूबरकुलोसिस भी जो होता है लेटेंट भी होता है और एक्टिव भी होता है। एक्टिव वो होता है जिसमें वो साइन एंड सिम्टम्स अपने पूरे के साथ जो है वो अपीयर होती है, लेकिन लेटेंट जो होती है वो होती है जिसमें प्रेजेंट तो होता है ऑर्गेनिज्म लेकिन वो कोई साइन एंड सिम्टम्स अपने नहीं शो कर रहा होता। तो एक्टिव टीबी जिसमें वो सारे अपने साइन एंड सिम्टम्स दे रहा है उसमें हमें ये वाली थेरेपी देते हैं, कंबाइंड थेरेपी। और इस थेरेपी में हम इसको अलोन यूज़ नहीं करते, इसमें हम इन सारी ड्रग्स के साथ ही यूज़ करते हैं। और रिफाम्पिन को हम अलोन कब देते हैं, अलोन हम तब देते हैं जब इसको हमने लेटेंट टीबी में यूज़ करना। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि लेटेंट टीबी में जिस तरह आइसोनियाज़िड भी हम एज इंडिविजुअल एजेंट यूज़ कर रहे होते हैं, इसी तरीके से हम रिफाम्पिन को भी इंडिविजुअल एजेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव टू आइसोनियाज़िड। यानी जिन पेशेंट में हम आइसोनियाज़िड नहीं दे पा रहे होते, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है जिसकी वजह से हम आइसोनियाज़िड नहीं दे पा रहे होते, उसमें हम रिफाम्पिन उनको रिकमेंड कर सकते हैं। तो रिफाम्पिन हम लेटेंट टीबी में कब देते हैं, किस डोज में देते हैं। लेटेंट टीबी में हम रिफाम्पिन सिंगल डोज के तौर पे हम जिसको देते हैं 600 mg डेली फॉर 4 मंथ्स। 4 मंथ्स के लिए हम इसको देते हैं लेटेंट टीबी में। इसके अलावा रिफाम्पिन को हम जो है अलोन कब दे सकते हैं, इसको हम 600 mg ही इसकी जो डोज़ है डेली की वो हम इसको देते हैं, या फिर डेली भी दे सकते हैं या फिर जो है ना ट्वाइस वीकली हम इसको दे सकते हैं, यानी हफ्ते में 2 बार। ये उस कंडीशन में देते हैं जब कोई माइकोबैक्टीरियम की एटिपिकल इन्फेक्शन हो, उसमें देते हैं, या फिर लेप्रोसी के केस में भी हम इसको देते हैं। अब ये जो लेप्रोसी होती है ये माइकोबैक्टीरियम लेप्राई से कॉज होती है, जो ऑर्गेनिज्म होता है। इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम एटिपिकल इन्फेक्शंस होती हैं, उनमें कौन कौन सी आती हैं, वो होती है जो माइकोबैक्टीरियम ही कॉज कर रहे होते हैं, लेकिन वो माइकोबैक्टीरियम कर रहे होते हैं जो टीबी या लेप्रोसी के अलावा डिजीज़ कॉज कर रहे होते हैं। ये जो है इस केस में हम इसको 6 मंथ तक कंटिन्यू रखेंगे। अब रिफाम्पिन से एसोसिएटेड जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं उनकी बात की जाए तो रिफाम्पिन जो है, पहली बात जो हमने पहले भी डिस्कस की है कि ये ऑरेंज कलर इम्पार्ट करता है यूरिन और टीयर्स को और स्वेट को। तो ये अगेन जो हमें बताना ज़रूरी है पेशेंट को, ताकि वो पैनिक ना हो इस बारे में कि क्योंकि ये वैसे तो कोई मसला नहीं है इस चीज़ से, लेकिन फिर भी एक दफ़ा उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पेशेंट्स को। कभी कभार जो एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं वो हैं रैशेस हो सकते हैं, स्किन रैशेस, या फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइट्स कौन से होते हैं, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को कहते हैं। प्लेटलेट्स का जब लेवल कम हो जाएगा ब्लड में तो उसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। पीनिया का मतलब जहाँ भी आएगा उसका मतलब होता है डिक्रीज़ हो रहा है, और थ्रोम्बोसाइट्स आपको पता है प्लेटलेट्स को कहते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास एक और कंडीशन आ सकती है वो होती है नेफ्राइटिस की। नेफ्राइटिस क्या होती है कि जो किडनी की जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको कहते हैं नेफ्राइटिस। तो
राइटस जहाँ भी आएगा तो उससे मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। यहाँ पे जो है न्यूरॉन से ये नेफ्राइटिस जो है ना न्यूरॉन से निकाला गया, क्योंकि न्यूरॉन जो होते हैं वो किडनी में होते हैं, इसलिए फिर ये किडनी की इन्फ्लेमेशन कंसिडर किया जाता है। इसके बाद रिफाम्पिन जो है कोलिस्टेटिक जॉन्डिस और हेपेटाइटिस भी कॉज कर सकता है, लेकिन ये भी ओकेजनली होता है, ये हमेशा नहीं, कॉमन एडवर्स इफेक्ट नहीं है, ये ओकेजनली होता है, यानी कि कभी कभार कुछ पेशेंट्स में हो सकता है। हेपेटाइटिस के अलावा आगे जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो लाइट चेन प्रोटीन यूरिया। अब देखें जिस तरह हमने यहाँ पीनिया का बताया था कि इसका मतलब होता है डिक्रीज़ हो जाना, डेफिशिएंसी, और यहाँ पे राइटिस का मतलब यहाँ पे होता है इन्फ्लेमेशन। इसी तरह यहाँ पे यूरिया जहाँ भी आएगा उसका मतलब होता है इन यूरिन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटीन इन यूरिन आ रही है। लाइट चेन प्रोटीन का क्या मतलब होता है, यानी जो प्रोटीन्स हमारे पास प्लाज्मा सेल्स से बनती हैं उनको हम कहते हैं लाइट चेन प्रोटीन्स। और यही लाइट चेन प्रोटीन जो है जब अदर प्रोटीन से मिलके, हैवी प्रोटीन से मिलके बनाती हैं, तो वो आगे जाके एंटी बॉडीज़ बनाती हैं, जो हैवी किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बनते हैं। तो लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट में जो है वो लाइट चेन प्रोटीन्स आएंगी यूरिन के अंदर। अब एक इसका ज़रा डिफरेंट किस्म का एडवर्स इफेक्ट है, वो ये कि बाकी तो हमने देखा है ना कि जो भी हम ड्रग दे रहे होते हैं वो हम देखते हैं कि उसका हम एक ज़रूरत से ज़्यादा देते हैं तो उसका नुकसान भी होता है, लेकिन ज़रूरत से कम में उसको कोई ऐसा कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं देखा, और ना ही ये कोई बंदे को सोचने में आती है बात कि कम देने से कोई एडवर्स इफेक्ट आएगा। लेकिन रिफाम्पिन जो है अगर इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कम की जाए, मतलब हफ्ते में अगर 2 से कम की जाए, 2 दफ़ा से कम हो, यानी कि रेगुलर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ना की जाए रिफाम्पिन की, तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो सिम्टम्स आते हैं उनको हम कहते हैं फ्लू लाइक सिंड्रोम। फ्लू लाइक सिंड्रोम इसमें क्या होता है, फ्लू लाइक सिंड्रोम में इसमें ये होता है कि फ़ीवर होता है, यानी बुखार, चिल्स यानी ठंड लगती है, और मायल्जिया क्या होता है, यानी पेन इन मसल्स। एनीमिया क्या होता है कि RBCs का लेवल कम हो जाएगा, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो हमने पहले भी पढ़ा है कि उसमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स का लेवल कम हो जाएगा। तो ये कंडीशंस होती हैं सारी अगर हम रिफाम्पिन को एक हफ्ते में 2 से कम दफ़ा दें, यानी कि जो हमने रेगुलर डोज देनी है उससे अगर हम कम भी उसे दे रहे हैं तब भी इसका एडवर्स इफेक्ट आएगा, तो हमने इसकी एक डोज मेंटेन रखनी है। तो कोलिस्टेटिक जॉन्डिस की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉकेज हो रही होती है उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जॉन्डिस कॉज हो रहा होता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है, उसके रिजल्ट में स्टोन्स बन जाते हैं, और उसके रिजल्ट में क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है, और फिर क्या होता है कि जॉन्डिस की कंडीशन आती है। जॉन्डिस की कंडीशन में क्या होता है कि बाइल जो होता है सिक्रीट आउट नहीं होता बॉडी से, जिसकी वजह से वो बिल्डअप हो जाता है, और फिर बाइल का जो रिजल्टेंट होता है पेल स्किन और पेल आइज हो जाती हैं, वो हो जाता है। और हेपेटाइटिस में हमें पता है कि ये जो होती है इसमें क्या होता है, ये अगेन जिस तरह यहाँ पे हमने नेफ्राइटिस का किया था तो यहाँ पे भी हेपेटाइटिस है। तो ITIS का क्या मतलब होता है, ये होता है इन्फ्लेमेशन। तो दोनों जगह पे इन्फ्लेमेशन, तो जिस तरीके से किडनी में नेफ्रॉन्स की वजह से नेफ्राइटिस है, उसी तरीके से लिवर के अंदर हेपेटोसाइट्स की वजह से हेपेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर।